हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं ऑनलाइन माध्यम से या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध हूँ और आपके लिए मैं आज एक लेक्चर लेकर आया हूँ एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर, यानी कि क्या है ये, वायुमंडल संगठन एवं संरचना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास आज मुझको इस रूप में आपके सामने क्यों लानी पड़ी। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा कि ये छात्र संघ इलेक्शन के चलते हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है और आपका सिलेबस आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस कारण मैं ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो आगे भी हम और लेक्चर इस प्रकार के लेकर आएंगे अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है। बाकी देखो, क्लास में ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती है क्योंकि यहाँ इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर टूल्स भी नहीं होते। ठीक है, आप देखोगे कि वायुमंडल सबसे पहले। अब वायुमंडल क्या है, कोई नया शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। शुरू से आप लोग देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो। मुझे लगता है यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा आप देखते हो कि जो वायुमंडल है आपका, ये आप बचपन से सुन रहे हो, यानी कि जहां आप खड़े हो इससे ऊपर पृथ्वी का जो स्थल का तल है, इससे ऊपर जो भी आप चीजें देख रहे हो ये आपके वायुमंडल में है। यानी कि एक गैसीय आवरण है, समझ लो आप इसको इस तरीके से। आप देखिए कि पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। यानी कि जो एक गैसों का आवरण है पृथ्वी के चारों ओर, उसको ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये बना कब है, 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि कैम्ब्रियन युग में वायुमंडल का जो भार है वो देखो। सबसे पहले तो आप ये भी देख रहे होंगे कि वायुमंडल में क्या भार भी होता है। ये सर ने क्या लिख दिया, जी हाँ, वायु में भार भी होता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एयर प्रेशर, तब उसी चीज का तो दबाव है। जब भार नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे होगा। और ये भार हम लोगों को महसूस नहीं देता। वो इसलिए नहीं महसूस देता, जैसे मछली को पानी का वजन महसूस नहीं देता क्योंकि मछली उस पानी में रह रही है। उसी प्रकार आप लोगों को भी इसका वजन महसूस नहीं देता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है कहीं। जो आधुनिक रिसर्च की गई है उससे ये चीज़ सामने आती है। और जो इसका, ये बाकी याद करने वाली चीज़ें। अब हम सीधे आगे चलते हैं। अब देखो, आपका जो वायुमंडल है या फिर आप पूरी पृथ्वी को अगर देखो तो ये एक भौतिक मंडल की तरह एक इकाई है, भौतिक मंडल की तरह। अब इसमें क्या क्या चीज आती है, आपने कुछ मंडल के नाम सुने होंगे जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या। जलमंडल। जलमंडल कौन सा है, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा तो जल का है, जिसमें आपके समुद्र आगे, तालाब आगे, ग्लेशियर आगे, यानी कि जो जल वाला पार्ट है वो क्या है, जलमंडल है। ठीक। उसके बाद जहां आप रहते हो, जहां आप रहते हो कहाँ रहते हो, अरे स्थल पर। जब आप स्थल पर रहते हो तो एक पार्ट स्थल मंडल। अब बचा क्या, जो आप आज पढ़ रहे हो, यानी कि वायुमंडल। अब इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन एक चीज और है कि ये जो तीनों के तीनों ही मंडल हैं
इसमें एक कॉमन मंडल बैठता है जो है जैव मंडल, जहां पर जीवन है। देखो जीवन आपका जल में भी मिलेगा, जलीय जीव है, स्थल पर भी मिलेगा जो स्थलीय जीव है, जीव है, कुछ वायुमंडल में मिलेगा जो वायु में रहते हैं, वे क्या हो गया वायुमंडल वाले। और उन जो जीवों का जो ये मंडल है, जो इन तीनों का कॉमन है, उसको बोलते हैं जैव मंडल। इससे हमें बहुत मतलब होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम चीज पढ़ते हैं, वो जो जीव है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए या अपने जीवन को और सुगम बनाने के लिए, ताकि हमारे जो जीवन में असुविधा है उसको कम किया जा सकता है। अब आते हैं हम वायुमंडल के किस पर, महत्व पर। अब वायुमंडल का जो महत्व है वो बताना बहुत ही आसान है। पहले तो आपको इसके सामान्य लक्षण पता होने चाहिए कि इसके सामान्य लक्षण है कैसे। क्योंकि अगर आपको इसके सामान्य लक्षण पता हो तो आपको बाकी चीज बताना आसान हो जाएगा। सामान्य लक्षण क्या, जो वायुमंडल के बारे में छोटी छोटी बातें आप जानते हो वो क्या है, वायुमंडल के सामान्य लक्षण है। जैसे 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 क्या, वायुमंडल का रंग है, क्या आपने देखा वायुमंडल का रंग, यानी कि ये रंगहीन है, इसका कोई वो नहीं है, रंगहीन है, यानी कि आप इसका रंग नहीं बता सकते कि वायुमंडल का रंग कौन सा है, काला है, पीला है, सफेद है, नीला है, नहीं, नहीं बता सकते ना। तो वायुमंडल का कोई रंग नहीं है, रंग नहीं है। दूसरी चीज क्या आ जाएगी, स्वादहीन नहीं है, स्वादहीन, इसका कोई स्वाद भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप अपने आप से देख सकते हो। स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, ये आप अपने आप से लिख लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप देखोगे कि स्थल, स्थल को देखते हो ना, स्थल और जो जल है, ये जो स्थल और जल मंडल है, इसमें क्या है, ये असमानता है पृथ्वी पर। क्यों है असमानता, लेकिन जब आप बात करोगे वायुमंडल की, तो वायुमंडल में क्या है, ये पूरी पृथ्वी पर क्या है, एक जैसा ही है वायुमंडल। यहाँ क्या है, समानता। अब देखो, असमानता आपको यहाँ भी पढ़नी है, लेकिन इसका सेंस और इसका सेंस दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। असमानता हम यहाँ भी पढ़ेंगे वायुमंडल में भी, लेकिन अगर इस रूप में हम देखें कि जल, स्थल और जल में समानता है, ये हमारा कितना परसेंट है, 2/3, ठीक है, 1/3 ये है, उससे भी कम बल्कि जल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, ये असमानता है। लेकिन आप कहोगे ये तो जल के ऊपर भी है और स्थल के ऊपर भी है कि नहीं, तो ये एक अलग चीज है। यहाँ पर हमें समानता देखने को मिलती है। ये सामान्य लक्षण। देखो वायुमंडल में गति होती है, ये चीजें आप लिख लोगे, गति, ऊर्ध्वाधर भी और ये भी, तापमान में विभिन्नता होती है? क्या हो गया, असमानता। वायु का भार होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था, भार होता है। फिर वायु क्या होता है, वायु दाब, वायु दाब। और ये हम नापते कहाँ हैं बच्चे, ये नापते हैं हम समुद्र तल पर। और समुद्र तल पर वायु का
भार 1034 होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है आंकड़ा। समुद्र तल पर, ठीक। अब ये समुद्र तल पर आपका भार हो गया। फिर आपको क्या देखना है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी आजकल आप क्लास में क्या पढ़ रहे हो, सेंटीमीटर, इंच, इस टाइप की चीजें पढ़ रहे हो। अगर मुझको ये उसमें बताना हो कि ये इंच में कितना है, तो चलो मैं आपको इंच में बताता हूँ। ये इंच में बच्चों कितना होगा, 14.7 पौंड। पौंड क्या है, जिसमें आप केक लेकर आते हो, प्रति इंच। ओहो, इंच का वर्ग, ठीक हो गया। ये आप लेकर आते ही हो, ये सब चीजें आपको पता ही है। और क्या चीज है बच्चों, आप देखोगे कि जो वो वायुमंडल की का जो महत्व है, कि आपके जीवन में वायुमंडल का रोल क्या है, ये तो आप लिख ही लोगे। मैं एक सेकंड जरा पानी पी लूं। हाँ बच्चों, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका वायुमंडल है, इसके देखो लक्षण और महत्व लगभग लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि एक दूसरे से आराम से जोड़े जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 30 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, यहाँ पर आपके वायुमंडल का 90% भाग केंद्रित है, केंद्रित, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखने की है। और जो वायुमंडल का महत्व आप पढ़ रहे हो, अगर मैं इसको रफ करूँ, मैं और कुछ भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। इतना समय तो मैं बोर्ड पे भी लगता था ना बच्चों, साफ करने के लिए, लगता है कि नहीं? बताओ बताओ, कैसे बताओगे? हम्म, देखो कि ये आपके लिए जरूरी क्यों है। जितने भी जीवधारी है, आप भी एक जीवधारी हो, यानी कि जीवधारी कौन है, जिन जिनमें भी जीवन है वे सब क्या है, जीवधारी है। तो ये जितने भी जीवधारी है, इनको जीवन जीने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि वायुमंडल हमें क्या करता है, सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है, श्वसन के लिए, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। हमें वो वायु चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हो, और वो वायु कहाँ मिलती है, आपके वायुमंडल में, ठीक है। दूसरा, तापमान। अगर अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, तो तापमान जो होगा दिन के समय में 100 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ जाएगा। और जैसी रात होगी तो कितना, -180 डिग्री। अब बताओ क्या ऐसे में जीवन संभव हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो सभी जीवधारियों के लिए जरूरी है। और क्या देखते हो आप, आपके वायुमंडल में जल वाष्प है। और जब ये जल वाष्प आपके वायुमंडल में है, तो, तो आप ये लगा लो, इसी के कारण आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये मौसमी घटनाएं, यानी कि वायुमंडल में जो घटनाएं हो रही है, घटनाएं, ये घटनाएं तभी आपको देखने को मिलती है जबकि ये जलवाष्प है। अगर ये जलवाष्प ही नहीं होगा, तो ये जो आपको वर्षा देखने को मिलती है, वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं होंगे। हम्म, क्योंकि उसके बिना संभव ही नहीं है, ठीक। तूफान नहीं होगा। इन सब चीजों के लिए धूल के कण भी चाहिए और वाष्प भी चाहिए, उसके बिना ये मौसमी घटनाएं संभव नहीं है। समझ रहे हो आप? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आप इतने होशियार हो, जितना कि मैं मानता हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखो, उल्का पिंड। जो ये उल्का पिंड है, ये क्या होता है कि आपके फिर नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जैसे ये आपकी पृथ्वी का सरफेस है, सपोज दैट, जहाँ पर ये कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, यही तो हुआ। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वही तो वायु सरफेस हुआ। और ये इसका क्या है, वायुमंडल है। अब देखो, जैसे कोई उल्का पिंड आया अभी, अच्छा आप ये बताओ, आप लोगों ने अभी पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति। जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो आप देख रहे थे ना कैसे तहस नहस मच रखा है। कहाँ से कोई उल्का पिंड आ रहा है, किसी पिंड से टकरा रहा है, एक विशाल काय पिंड आया। आपने कांट की पढ़ी, लोकियर की पढ़ी, गहन की पढ़ी,
बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, देख रहे थे ना क्या क्या हो रहा। कभी ज्वारीय परिकल्पना पढ़ी, कभी आपने उल्का पिंड के बारे में पढ़ा, कितनी तरह की चीजें आपने पढ़ी। तो ये क्या हो रहा है, जैसे उल्का पिंड कोई पृथ्वी पर की ओर अगर आ रहा है, तो जैसे ही ये यहाँ वायुमंडल से क्या होता है, टकराता है, तो घर्षण के कारण, किस चीज के कारण, घर्षण, घर्षण के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये जल जाता है, जल जाएगा। और पृथ्वी पर क्या क्या गिरेंगे यहाँ आकर, ये गिरेंगी राख। ठीक हो गया बच्चे। ये आप मुझे लगता है समझ गए हो। अब हमें आगे पढ़ना चाहिए। अब आप देखोगे वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है। कंपोजिशन मतलब कि इसमें कौन कौन सी गैसें आपको देखने को मिल रही है, इसको ही तो बोलेंगे कंपोजिशन। ठीक है, यानी वायुमंडल का क्या पढ़ना है आपको, संगठन। संगठन जब आप पढ़ोगे वायुमंडल का, क्या पढ़ रहे हो, संगठन आप वायुमंडल का पढ़ रहे हो, तो आपको यही पढ़ना है कि ये बना किस किस चीज का है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या चीज आती है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, कौन से नहीं हैं, इसको बोलते हैं वायुमंडल का संगठन। इसमें आप देख रहे होंगे कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं इसमें, जैसे कि गैसें। गैसें भी कौन कौन सी, दुनिया भर की गैसें हुई, और आपको वो गैस प्रोवाइड की जाती है जिसकी आपको आवश्यकता है। ये देखिए, ये गैसें हुई, कौन सी हुई, ये ये सब गैसें हैं। जैसे आप क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन का आपने देखा, ये कितना दिख रहा है आपको, 78.3%। बच्चों ये सारी चीजें ना प्रतिशत में है, जो आपको यहाँ लिखे हुए डाटा दिख रहा है, ये सब का सब किस चीज में है, परसेंटेज में। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है 20.99, ऑर्गन क्या है 0.93, फिर क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सीक्वेंस भी पूछ लिए जाते हैं आपको, ये ऊपर के चार बहुत जरूरी है, फिर ये पीछे के चार बहुत जरूरी है, क्योंकि या तो देखो क्वेश्चन कई बार आगे से पूछा जाता है या पीछे से पूछा जाएगा। तो आगे से क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पीछे से आओगे तो ओजोन, निजोन, क्रिप्टोन और हीलियम। ठीक है, ये सब तमाम तरह की गैसें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद आप क्या देखते हो, और क्या है, जल वाष्प। देखो, जल वाष्प जब आपके यहाँ है, तो जल वाष्प के कारण ही वे सभी घटनाएं आपके वायुमंडल में हो पाती है, जिसमें कि हुआ वर्षा, बादल, यानी कि इस घटना से अगर तुम ले लो, वायुमंडल की जो घटनाएं हुई, ठीक है, वे सब इसके कारण ही आपके वायुमंडल में आ पाती है। यानी जल वाष्प और धूल के कण, जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना बालको, तब तक के ना ये हो नहीं पाएगा, जैसे धूल का कण। और जब ये दोनों चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगी, ये तीनों चीजें, ठीक है, तो इन तीनों चीजों से ही हमारा ये हमारा हमें जीवन जीने के लिए आधार मिलता है। धूल का कण भी वो बहुत जरूरी है, जलवाष्प भी जरूरी है, और ये जो तमाम तरह की गैसें हैं ये जरूरी है, तभी हम लोग जिंदा हैं पृथ्वी पर। ये आप जब इसका महत्व लिखने जा रहे थे, उसमें भी आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब गैसें कौन कौन सी हो गई, क्या इसका महत्व हुआ, धूल के कण है। ठीक है, जैसे धूल के कण क्या होते हैं कि आपको ना, देखो, गर्म भी करके रखते हैं। आप देखते हो ना, यहाँ पर धूप में एकदम से आपको जाते हो तो गर्मी लगेगी, और जैसी छाई में आओगे एकदम से ठंडा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूल के कम कण है। कहाँ से, कंपेरेटिवली तो मैदानी क्षेत्र से। मैदानी क्षेत्र में आप कमरे में जाओगे, एकदम से इतना ठंडा नहीं लगेगा जितना आपको यहाँ पर लगता है। क्यों? क्योंकि धूल के कारण वहाँ का वायुमंडल अंदर से भी गर्म हो जाता है, जो यहाँ नहीं हो पाता। ये सब चीजें हैं। बाकी क्लास में मैं आपको एक बार इस चैप्टर को फटाफट रिपीट कर दूंगा तेजी के साथ, और हम एक दूसरे से क्वेश्चन भी, यानी कि जो आपके डाउट्स होंगे वे भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हम किस पाएंगे, वायुमंडल की संरचना को भी देख लेते हैं चलो, क्योंकि जैसी संरचना वायुमंडल की हुई, तो ये सारी चीजें फिर आसान लगने लगेंगी आपको। पहले तो इसको रफ करना। अच्छा देखो, मैं
और रफ करते टाइम क्लास में कुछ बोलता रहता था, आपको हंसाता रहता था। अब यहाँ देखो ये वाली चीज़ें नहीं हो पाती। वहाँ क्लास में मेरा भी मन ज़्यादा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि दोनों साइड से होती है ना क्रिया और प्रतिक्रिया। यहाँ तो मैं एक साइड से बता रहा हूँ, आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं ये भी नहीं बोल पा रहा कि कह दो कि नहीं आया समझ में। जब मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ तो अक्सर क्या बोलता हूँ कि कह दो कि नहीं आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि वायुमंडल की संरचना। संरचना है कैसी वायुमंडल की, हमें ये भी तो देखना होगा। अब पहले तो ये पता हो कि संरचना कहते किसे हैं भाई। हैं? कौन बताएगा? अब कोई यहाँ बताएगा ही नहीं, यहाँ तो मुझको ही बताना पड़ेगा। कितनी बड़ी समस्या हो गई ये सब। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपका भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा, मेरा भी कोई स्ट्रक्चर है। जैसे स्ट्रक्चर कौन सा हुआ कि मेरे ऊपर क्या है, बाल है, ठीक है। बालों के नीचे फिर ये खाल आ गई, खाल के नीचे फिर ये मांस आ गया, मांस के पीछे हड्डियां आ गई। यानी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ढांचा कैसा है। ऐसे ही हमको बताना है कि वायुमंडल की संरचना आखिरकार है कैसी। तभी तो हमें पता चले, तभी तो हम बता पाएंगे वायुमंडल की संरचना कैसी है। जब हमें संरचना का मतलब पता हो, तो मुझे लगता है वायु संरचना का मतलब आपको पता हो ही गया। वायुमंडल किसे कहते हैं ये आपने देख ही लिया था, संरचना आपने देख ही लिया। अब आप बता पाओगे कि वायुमंडल की संरचना आखिर कैसी है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब ये देखो, अगर इसको मैं ये मान लूं कि एक पृथ्वी है, तो इसके ऊपर इसका ये वायुमंडल है। अब जो ये इसका वायुमंडल आप देख रहे हो, जो ऊपर से आया ये वायुमंडल, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। ये आपको देखना होगा ये किस प्रकार का है। ये देखो क्या है, पृथ्वी के जो ऊपर की परत कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी परत है, उसके ऊपर कौन सी परत है, उसके ऊपर और उसके ऊपर। जैसे छह मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। या इसको मुझको रफ करना होगा। जैसे आप अगर ये देखते हैं, मैं आपको बताऊं, फिर वही बात जो मैंने उस समय आपको बताई थी। अगर ये जो लाइन देख रहे हो आप ब्लू कलर की, अगर हम इसको पृथ्वी का सब वो स्थल मान ले, यानी कि जहाँ पर भी आप लोग खड़े होते हो, जैसे कि ये पेड़ उगा है, तो ये कहाँ उगा है, पृथ्वी पर, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि ये जो पेड़ उगा है, इस पे जो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ जहाँ आप लोग खड़े हो ये है क्षोभ, उसके बाद आएगा समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा अयन मंडल और फिर आएगा बाह्य मंडल। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसकी आप फोटो भी खींच सकते हो। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो ये स्ट्रक्चर है ये आखिर कैसे है। अब क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल से पहले अगर हम ये देख लें कि ये आपका जो वायुमंडल है ये किस, इसके बारे में जानकारियाँ आपको मिलती कैसे है। देखो कुछ गुब्बारे होते हैं, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि मौसमी गुब्बारे होते हैं, कुछ वायुयान होते हैं, कुछ रॉकेट होते हैं, और हमारे तमाम तरह के टूल्स होते हैं जिसके कारण हम ये रिसर्च करते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे हुए, रेडियो एक्टिव तरंगे हुई, और कृत्रिम उपग्रह हुए, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। उसमें कई सारे लोगों ने अच्छा योगदान दिया है, कई वैज्ञानिकों के नाम है। जैसे कि फेरल है हमारे पास, पिकार्डी है, फ्रेडले है, केनली है, हेविसाइड है। ये सब नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। आप मुझसे नोट्स ले लेना और इन सब नामों को नोट डाउन कर लेना या फिर लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि किन किन लोगों ने ये योगदान दिया था, जिससे कि हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। अब हम आते हैं अपने किस पर, क्षोभ मंडल पर। चलो उस वाली स्लाइड पे पहुंचते हैं हम। ये सब आपने पढ़ लिया, अब आते हैं इस पर, क्षोभ मंडल पर। और क्षोभ मंडल ये इतनी जरूरी परत है आपकी। ये सबसे ज़्यादा जरूरी किस क्यों है, बताओ तो, कौन बताएगा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी तो मैं इसलिए मानता हूँ कि यहाँ आप लोग रहते हैं, यानी कि यही तो वो परत है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं।
पृथ्वी के सबसे ऊपर के पहले नंबर की जो परत है, ये वो परत है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अब इसके बारे में ही हमें पढ़ना है, कुछ जनरल चीजें हैं बस जो हमको देखनी है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कुल वायुमंडल का 75% हिस्सा यही कवर करता है, ठीक है। इतना भाग यहाँ पर क्या है, केंद्रित है, 75% भाग। और क्यों है ये भी चलो आपको बता दो 1 मिनट में। देखो, जो अगर ये पृथ्वी है, सपोज दैट, तो जो पृथ्वी है, जो सबसे भारी चीज है वो कहाँ होगी, सबसे नीचे वाली परत में ही तो पाई जाएगी ये सब चीजें। ये सबसे नीचे वाली परतों में मिलेंगी भारी भारी चीजें। और जब ये भारी भारी चीजें यहाँ हैं तो 75% हिस्सा यहाँ पर केंद्रित है। और एक और चीज, इसकी जो औसत ऊंचाई है, क्या औसत ऊंचाई, वो कितनी है बच्चों बताओ। ये है हमारी 14 किलोमीटर। ये भी आप याद रख लेना, बहुत ज़्यादा आसानी है ये चीज़ें बतानी, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। और एक चीज़ और है, आप देखोगे जैसे ये आपकी पृथ्वी है, सपोज दैट, अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं हो रही बनाने की। और ये क्या है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी को जो लाइन दो भागों में बांटती है इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पे क्या है कि यहाँ पर हाइट जो है वो अधिक होती है वायुमंडल की, और इस जगह पर हाइट कम होती है। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। तो जो क्षोभ मंडल है आपका, यानी ट्रोपोस्फियर है, तो इसकी हाइट जो भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट कितनी है, ये लगभग है 18 किलोमीटर। और दोनों के ध्रुवों पर कितनी है, ध्रुवों पर यहाँ ये हाइट आपकी आएगी लगभग 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है मैं बताऊं। देखो, सूरज सबसे ज्यादा तेज कहाँ चमकता है, सीधा भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर सूरज तेज चमकता है, तो मैं आपको क्या बताया था एक दिन, अगर मान लो कहीं पर भी आग जली है, ये आग जली है, आप इसके ऊपर क्या बैठ पाओगे, यहाँ से दूर भागने की कोशिश करोगे कि इसके पास से दूर भागा जाए, यहाँ तो गर्म हो रहा है। क्यों, कोई भी चीज जब गर्म की जाती है तो वो फैलती है, तो जो फैलेगी तो वो दूर तक जाएगी। और गर्म होने के बाद एयर प्रेशर कम होता है, जहाँ पर भी तापमान अधिक होगा, याद रखने वाली बात है बच्चों, जहाँ पर भी टेम्परेचर अधिक होगा उधर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर कम होगा। तो जब एयर प्रेशर कम होगा, जब किसी चीज को आप दबा ही नहीं पाओगे, यानी कि दबाव कम है, तो वो चीज क्या करेगी, ऊपर की ओर भागेगी। और जब ऊपर की ओर ज्यादा दूर तक की हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, हाइट अधिक है। कह दो कि नहीं आया समझ में। और जस्ट उल्टी स्थिति हमारी क्या होती है, ध्रुवों के पास होती है। यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है बच्चों, कि आपका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वायु ठंडी होती है, और ठंडी वायु हमेशा भारी होती है। गर्म वायु हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, और ठंडी हुई भी वायु हमेशा भारी होगी और नीचे की ओर बैठेगी। तो यहाँ पर एयर प्रेशर हमेशा ज्यादा बना रहेगा। ओहो, उल्टा एरो बन गया, ठीक है आप सीधा कर लेना अपने उसमें, ये लो कर दिया सीधा, ठीक है। एयर प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहेगा, और जब ज्यादा रहेगा तो ये, क्योंकि यहाँ पर दबाव बना रहेगा, तो दबाव किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो जब यहाँ पर दबाव कम है तो गैसें नीचे की ओर बैठ जाएगी, यानी कि यहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई कम होगी, और भूमध्य रेखा के पास वायुमंडल की ऊंचाई अधिक होगी। यह बात भी याद रखने वाली है। दूसरी इसमें एक और मेन बात क्या है याद कर रखने वाली बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, तभी तो आपको पढ़ा पाऊंगा, बोर्ड भी तो साफ करना बहुत जरूरी है। हम्म एक चीज आप और देखते हो कि इस वाले मंडल में, जो ये क्षोभ मंडल है, सभी प्रकार की मौसमी घटना होती है इसी मंडल में होती है। अब मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हुई, जैसे कि वर्षा होना, जैसे कि
बादल लगना, तेज धूप, ठंडी गर्मी, आर्द्रता अधिक, यानी कि आपके वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं हो रही, तूफान आ रहा, कुछ आ रहा, ये सब कहाँ की घटनाएं हैं बच्चों? ये हैं आपके क्षोभमंडल की। ठीक है। और आप क्या देखते हो, ये एक ऐसा मंडल है, जब आप इस पे ऊपर की ओर बढ़ते हो, तो यानी कि अगर आप हाइट बढ़ाओगे, हाइट अगर बढ़ाते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वो टेम्परेचर जो कम होगा, वो किस रेट से कम होता है, ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से। और इस चीज को बच्चों क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। ये चीज भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है। अच्छा, ये स्थिति कई बार आपको उल्टी भी लग सकती है देखने को, क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे कि टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि आप कहोगे नहीं सर, ऐसी स्थिति नहीं है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या होता है, ये जो तुम्हारी सरफेस है पृथ्वी, इस पे जब धूप पड़ती है तो सबसे पहले ये गर्म होता है, इससे आपके वायुमंडल गर्म होना शुरू होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर अपना आप ही कम होगा। लेकिन ये स्थिति कब है, ये दिन में है। रात में उल्टी भी तो हो सकती है कि अब सूरज नहीं है तो ये चीजें जल्दी ठंडी हो जाएगी, और ऊपर का जो वायुमंडल है ये गर्म बना रहेगा। तो एक सीमा तक, कुछ दूरी तक यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, ये चीज उल्टी हो सकती है रात के समय, वो भी कब, ठंडियों में। ठीक है बच्चों, ये चीज भी याद रख लेना। और जहाँ ये क्षोभ मंडल खत्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोज, या ट्रोप, वो क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा। इसकी भी दूरी बच्चों उसी प्रकार से अलग अलग है कि भूमध्य रेखा पर अलग और वहां पर अलग, यानी कि एक ट्रांजेक्शन पीरियड है जहां से एक परत खत्म होती है और दूसरी परत शुरू होने वाली होती है। ठीक है। एक सेकंड में जरा कुछ चेक कर लूं कि ये रिकॉर्डिंग ले भी रहा है कि नहीं। आप माउस पे कैसे आओगे यहाँ से? हेलो। ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ें। देखो, क्षोभ मंडल के बारे में आपने ये एक तरीके से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इससे अगले वाली परत पर। आपने याद किया था क्षोभ मंडल के बाद कौन सी चीज आ रही थी, बताओ तो बच्चों? समताप मंडल। देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समताप मंडल, यानी कि एक ऐसा मंडल जहां पर ताप एक जैसा है। ठीक है। पुराने वाले में आप क्या देख रहे थे कि ताप घट रहा था, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा था कि ताप घट रहा था। ऊपर की ओर जाने पर ताप घटना था, लेकिन इसमें क्या है कि ताप घटना बंद हो जाता है। बस जब ताप घटना बंद हो गया, मतलब कि अब एक समान ताप है, ना बढ़ रहा इसमें ना घट रहा। इसकी जो दूरी है आपकी, इसकी जो दूरी है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये आपकी है लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिक क्या बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक ये भी बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक ये आपको बताते हैं 50 से 55 किलोमीटर। और देखो, इसी जो ओजोन है, ओजोन मंडल आपका है, वो भी आपका इसी सीमा में आता है, ये भी आपको याद रखना है, इसी ऊंचाई में। ठीक है। इस वाले में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखो, सारी मौसमी घटना आपकी उस वाले में हो रही थी, वही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। जलवाष्प तक धूल के कण यहाँ पर होते ही नहीं, अगर होते भी हैं कुछ बहुत कम सीमा तक होते हैं। और
एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इस सीमा में। और जो इसमें तापमान की जो, वैसे तो तापमान एक जैसा हुआ, लेकिन कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से है, एक ही जैसा लेकिन अलग प्रकार से। अब दोनों बातों में अंतर है। बात आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अंतर बता रहा हूँ, और ये भी लग रहा होगा कि मैं एक जैसा बता रहा हूँ। देखो, है एक जैसा। अगर 10 डिग्री वाला है तो 10 डिग्री है, 5 डिग्री वाला है तो 5 डिग्री, 50 डिग्री वाला है तो 50 डिग्री। लेकिन ये अंतर कौन से वाला है, वो ये वाला है कि ध्रुवों पर कुछ ये 40 से 50, नहीं नहीं, हाँ, 50 से 60 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है उसके पास यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, जबकि ध्रुवों पर और इक्वेटर पर कंपैरेटिवली कम रहता है। और धरातल से जब लगभग 30 किलोमीटर की सीमा पर एक, जैसे उसमें एक ट्रांजैक्शन पीरियड आया था, क्षोभ सीमा, तो इसमें क्या आएगा, समताप सीमा, ठीक है, या स्ट्रेटोपाउस। ये जैसे आपने ये दूरी पड़ी थी ना 30, तो ये बिल्कुल इसके पास ही होता है, 30 किलोमीटर के पास बहुत एक पतली सी पट्टी होती है। यानी कि इसको एक ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं। वो ट्रांजैक्शन पीरियड कैसे हुआ, जैसे ये एक मंडल है, ये दूसरा मंडल है, फिर ये तीसरा मंडल है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यहाँ तक जाते जाते चीजें एकदम बदल गई। में कुछ सीमा ऐसी होती है, छोटा सा मंडल, कि जहाँ थोड़ी सी क्वालिटी इस वाले की भी है, थोड़ी सी इस वाले को भी, इसको इस सीमा बोल दिया गया इन्होंने, या पाउस। जैसे आप पाउस कर देते हो ना किसी चीज को, PAUS, ई भी लगा देना बच्चे के पास, या ये। ठीक है छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, ओजोन मंडल की ओर। उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ब्लैक बोर्ड साफ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम आगे अब मध्यमंडल पर। मध्यमंडल बच्चों इसके बीच का मंडल होता है, जिसको कि आयन मंडल भी बोल देते हैं हम लोग। से थोड़ा ऊपर की ओर होता है, और 60 किलोमीटर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो मध्य मंडल कहलाता है। ठीक, इसमें कोई खास बिल्कुल भी ऐसी समझने वाली बात नहीं है, केवल कुछ फैक्ट है जो इसमें याद करने होंगे आपको। अब हम आ जाते हैं सीधा किस पर, आयन मंडल पर, या इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या, मेसोस्फेयर। आइनोस्फेयर तो बोला ही जाता है, ये तो लिखा ही है, मेसोस्फियर। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है 60 किलोमीटर। देखो, इससे ऊपर की ओर, इसमें आप प्लस कर दो, 60 किलोमीटर से ऊपर से ये चीजें शुरू होती है। और यह एक ऐसा मंडल है कि जो इसकी सीमा है वो 60 किलोमीटर से लेकर कुछ लोग 500 किलोमीटर तक भी बताते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय ज्योति जो है, और ध्वनि तरंगों तथा रॉकेट आदि के द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर देखो, वैसे तो जानकारी बहुत इजीली से प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ध्वनि तरंगे हुई, कुछ प्रकाश ज्योति हुई, ध्रुवीय प्रकाश ज्योति जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सैटेलाइट्स की मदद से वहाँ से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, यह एक ऐसा मंडल है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर यहाँ पर तापमान, जैसे 80 किलोमीटर से जब ऊपर की ओर जाते हैं, 80 किलोमीटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान यहाँ घट जाता है, और घटने के बाद 38 डिग्री सेल्सियस तक के आ जाता है। ठीक है, ये हम आयन मंडल की बात बता रहे हैं। आयन मंडल में एक चीज़ और देखने को होती है कि यहाँ पर जो दाब है, वायु दाब, वायु दाब, वायु दाब यहाँ पर इतना ज़्यादा कम हो जाता है, 0.35 मिली बार हो जाता है। इस दाब कम होने से क्या होता है
कि इसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें फिर एक दूसरी खास बात क्या है इसमें, कि इसको हम दोबारा कुछ परतों में छोटी छोटी बांट लेते हैं। बस वो परतों के आपको नाम याद रखने हैं, डी, ई और विशिष्ट ई, विशिष्ट ई, और फिर E2, F1, F2 और G। अब ये जो डी परत है, इसकी जो वो है दूरी, ये मानी जाती है 60 से 90 किलोमीटर के बीच। ई की जो दूरी है वो मानी जाती है आपकी 90 से 130 किलोमीटर के बीच। जो विशिष्ट ई है, इसकी दूरी कितनी मानी जाती है, ई से 110, यानी कि ई के अंदर की है ये, 110 से 130 वाली जो होगी ये वो वाली है। अब आती है E2। E2 की जो दूरी होगी वो होगी 150 किलोमीटर तक। F1 की जो दूरी परत है और F2 की जो परत है वो है 150 से 380। इन दोनों को एक साथ लिया गया है 380 किलोमीटर तक। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिया गया है। और जो जी की परत है वो आती है 140 किलोमीटर। ठीक है, यही बस आपको ये डाटा नोट कर लेना है। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, आसान चैप्टर है और अच्छा लगेगा आपको। अब हम आ जाते हैं बहिर्मंडल पर। बच्चों, एक मंडल थोड़ा सा छूट गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। पहले ये बहिर्मंडल पर आ जाए। देखो, बहिर्मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पर कि 500 किलोमीटर से, यहाँ पर 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, या फिर जहाँ तक भी वायुमंडल जाता है तक मानी जाती है ये। कुछ लोग इसको 1000 बोलते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ये तो बहुत, 1000 से भी लगभग 6000 तक के भी कुछ लोग बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है। गैसें वही यहाँ पहुँच पाती है जो कि बहुत ज़्यादा कैसी हो, हल्की हो, क्योंकि भारी तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। हम्म मैंने बताया था ना कि भारी चीजें नीचे की ओर बैठती है। और जो बहुत ही विरल हो गई, बहुत ही हल्की, लाइट वेट, बहुत ही, और धीरे धीरे वहां पर गैसें ही खत्म हो जाती है, तो ये हुआ बहिर्मंडल। ठीक है। और यहाँ किस तरह की गैस होती है, जो गुब्बारे में भरी जाती है, हीलियम गैस बना के भरते हैं ना, जो कि ऊपर की ओर ही भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि सब गैसों से हल्की होती है गुब्बारे में, इसीलिए तो उस तरह की गैसें भरी जाती है, हल्की गैसें, ताकि वे आराम से इजिली से ऊपर जा पाए। इसके बीच एक चीज जो छूट गई है वो हम कराते हैं, जो कि मध्यमंडल का ही भाग है, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हुआ एक तरीके से। क्या हुआ ये? आयन मंडल। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कितनी बार सुना होगा कि ये, आप देखते हो ना, जो हम सुनते थे शक्तिमान में भी दिखाते थे कि हमारी वायुमंडल में छेद हो गया, वो छेद यहीं पर होता है। ये यहाँ क्या है, ओजोन। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत चीज लिख दी। मुझको क्या लिखना था ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। चलो ये पढ़ते हैं। इसमें क्या है बच्चों, O3, यानी कि ओजोन गैस की अधिकता है। और ये वाला मंडल इसलिए इतना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर ये वाला मंडल ना हो तो ये लगा दो कि हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं हानिकारक, उससे हमें बचाती है ये परत। एक, ये लगा लो, एक सुरक्षा कवच हुआ ये हमारे लिए। और कुछ गैसें हैं जो कि, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसकी ऊंचाई कितनी हुई। ये आपको मिलता है 60 किलोमीटर के आसपास। एक पतली सी परत होती है ये,
लेकिन 7 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास मिलती है। और ज़रूरी नहीं है 60 पे ही हो, ये 30 से 60 के बीच में आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। और हमारा क्या चीज़ का फ़ायदा करती है ये जो अल्ट्रा अल्ट्रावोलेट जो किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है, इससे हमारी रक्षा करती है। और ये इस तरह की पराबैंगनी किरणें होती है कि अगर ये हमारे शरीर पर पड़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर जल जाएगा। कम मात्रा में पड़ेगी तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, झुलसा देती है, स्किन कैंसर भी हो जाते हैं। और जीवधारियों का अस्तित्व इसके बिना अगर नहीं, यानी कि अगर ये आ जाती है तो जीवधारियों का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। तो कुछ गैसें हैं जैसे CFC वगैरह जो फ्रिजों में आजकल बंद कर दी गई थी ठंडा करने के लिए, तो वे इसको हानि पहुंचाती थी। उससे क्या होता था कि हमारे यहाँ पर वायुमंडल में कुछ छेद हो गए थे, जिससे ये चीज़ें दोबारा एंट्री कर रही थी हमारी पृथ्वी पर, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो हमें उन गैसों को बंद करना पड़ा जो कि इसको हानि पहुंचाती है। तो बच्चों, आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था, अभी उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा हम चलते रहेंगे इसी तरीके से तो थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी तो ये मुझसे पेन भी उस तरीके से नहीं चल पा रहा जैसा कि चलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में, पेन कॉपी पे लिखने पे और ये पेन पैड पे लिखने पे बहुत फ़र्क होता है। आपको वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी भी लगी हो तो लाइक भी करना आप लोग, ताकि मुझे पता तो चले कि वाकई अच्छी है या बेकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास में मिलते हैं जल्दी, चुनाव हो ही गया। हेलो।